वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 के लिए है टेस्ट नंबर 4। प्लेलिस्ट इसकी हमने बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक पहुँच सकते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और टॉपिक है क्लाइमेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 जून को एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 का। ठीक है, एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर पहली मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में। पहली मीटिंग वाला जो है जीएस पेपर 1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीएस पेपर 2। ये सीसेट का पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर है, जो मेरिट बनेगी इसकी बनेगी। ठीक है, 200 मार्क्स ये भी है, 200 मार्क्स ये भी है। तो 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, एल नीनो एक प्रति विषुवतीय गर्म सागरीय धारा है। जब पेरू के तट पर एल नीनो का जन्म होता है उस वर्ष दक्षिणी दोलन सूचकांक नकारात्मक होता है। कौन सा करेक्ट है इनमें? ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो एल नीनो एक प्रति विषुवतीय गर्म सागरीय धारा है। जब पेरू के तट पर एल नीनो का जन्म होता है उस वर्ष दक्षिणी दोलन सूचकांक नकारात्मक होता है। बात करें दक्षिणी दोलन की, तो दक्षिणी दोलन सूचकांक जो है एल नीनो और ला नीना की उपस्थिति के दौरान पश्चिमी और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के बीच बड़े पैमाने पर वायु दाब में होने वाले उतार चढ़ाव की एक माप है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसून विच्छेद मानसून के समय की वह स्थिति है जब 1, 2 अथवा कई सप्ताह वर्षा ना हो। इस मानसून विच्छेद की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कारक जो है वो उत्तरदायी है, इनमें से बताना है। तापक्रम का प्रतिलोमन, उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति में कमी, ITCZ की स्थिति, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं इसको। देखिए, तापमान का प्रतिलोमन है, उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति में कमी, ये भी है, ITCZ की स्थिति, ये सारे के सारे डी है इसका आंसर। तो मानसून विच्छेद मानसून के समय की वह स्थिति है जब 1, 2 अथवा कई सप्ताह वर्षा नहीं होती। मानसून विच्छेद की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। एक तो है तापमान का प्रतिलोमन, तापक्रम का प्रतिलोमन, और उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति में कमी, ITCZ की स्थिति, और आर्द्र मानसूनी पवनों की दिशा का पश्चिमी घाट के समानांतर होना। तो विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा, सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निवर्तित मानसून यानी लौटते हुए मानसून से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है, ठीक है, लौटता हुआ मानसून क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ठीक है, यहाँ वाला मानसून कहाँ वर्षा कराता है, लौटता हुआ कहाँ कराता है, ये कहाँ कराता है। तो देखिए, निवर्तित मानसून या लौटता हुआ मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा कराता है। ठीक है, यह अक्टूबर नवंबर माह में उत्तरी सरकार क्षेत्र में वर्षा के लिए उत्तरदायी है और इसके कारण नवंबर दिसंबर में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून की बात हो रही है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून तो आर्द्रता फिर बंगाल की खाड़ी से ग्रहण करेगा ना, अरेबियन सी से तो दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रहण करता है। लो, पहला स्टेटमेंट ब्लंडर है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है, एलिमिनेट करना है, जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए। 2 तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, लौटता हुआ तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करेगा ये, ठीक है, उत्तरी सरकार पर करेगा। ये दोनों सही है स्टेटमेंट। ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्द्रता जो ग्रहण करेगा वो बंगाल की खाड़ी से करेगा, बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से नहीं करेगा। ठीक है, यह हमारा सुंदर सा भारत, ये अगर 2 पानी के टब इनको मान लिया जाए तो यह है अरब सागर, यह है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ से ही वर्षा होती है, यहाँ से भी होती है। फिलहाल क्या पूछा है, सही पूछा है, तो 2 और 3 सही है, बी है इसका आंसर। तो देखिए, सूर्य के दक्षिणायन होने से तथा इस कारण बनने वाली उपर्युक्त दशाओं का संबंध मानसून के निवर्तन यानी लौटने से है। मानसून का निवर्तन भी चापाकार आकृति में ही होता है। यह बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा कराता है। पहला गलत है, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है और इसके कारण अक्टूबर नवंबर माह में उत्तरी सरकार क्षेत्र तथा नवंबर दिसंबर माह में कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। तो दूसरा तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक बार फिर से 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। वाटर वेपर की बात हो रही है। वायुमंडल में धूल कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है।
ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ये 3 के 3 स्टेटमेंट, इसमें थर्ड वाला तो बिल्कुल पढ़ने से ही थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तब भी लग रहा है कि हाँ भाई ये करेक्ट ही होगा। अब थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा तो ढूंढिए, थर्ड तो होना आवश्यक है ना विकल्प में, तो सही उत्तर होने की संभावना बी और डी की ज़्यादा है, तो 1 और 2 को हटा दीजिए। ठीक है, इन दोनों को हटा दीजिए। देखिए, वायुमंडल में धूल कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। ये भी सही हो गया। लो, अब पहला वाला क्या है, जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। ये भी सही है, तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, और जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। वायुमंडल में धूल कण जो होते हैं वो आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादल का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में शीतकाल में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं। ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। करेक्ट है क्या? करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, तो पश्चिमी विक्षोभ भारतीय महाद्वीप में शीतकाल में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और इनका जो प्रवेश है वो पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। हिमालय जो पर्वत है ना अपना, वो मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 से 10 साल में प्रकट होता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही है। तो देखिए, हिमालय पर्वत जो है मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, और एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 से 10 साल में प्रकट होता है। इसमें महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। यह पेरू के तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, हम्बोल्ट या पेरू एक ही बात है, जो कि एक कोल्ड करंट है, और यह धारा पेरू तट के जल का जो तापमान है 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से कौन से बल पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करने वाले बल हैं? दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। बताइए कौन कौन से हैं इसमें। देखिए, तीनों के तीनों बल पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करने वाले बल हैं। दाब प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियोलिस बल। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो उपर्युक्त तीनों बल पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करते हैं। दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे प्रश्न आ गया 3-3 स्टेटमेंट के साथ। यह सर्दियों में खरीफ की फसल के लिए लाभदायक होता है। यह हिमालय के क्षेत्र में भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार है, और यह उत्तरी भारत के मैदानों में शीतलहर के लिए उत्तरदायी है। सर्दियों में आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, उत्तर पश्चिम में वर्षा होती है, मेडिटेरियन सी में पनपते हैं ये, फिर आगे चलते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा का कारण बनते हैं। देखिए, जब ये आते हैं तो ये खरीफ नहीं बल्कि इस समय रबी की फसल का सीज़न होता है भारत में, तो रबी की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। इस चीज़ को एलिमिनेट बुलेट पॉइंट है, याद रखिएगा। खरीफ नहीं बल्कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, यानी गेहूँ की। और हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे सर्दी और बढ़ जाती है। और उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर के लिए उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल, तो फर्स्ट वाले को तो हटा दीजिए, जहाँ जहाँ एक है वो होगा नहीं, केवल 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर सी। तो देखिए, ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है, और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं। ये क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं, और शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, रबी की फसल के लिए, खरीफ नहीं। यह हिमालय के क्षेत्र में भारी बर्फबारी के लिए जिम्मेदार हैं,
और उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर के लिए उत्तरदायी हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट है गलत, दूसरा तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पवनों का मौसम के अनुसार उत्क्रमण किस प्रकार की जलवायु का विशेष अभिलक्षण है? मानसूनी जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट में से कोई भी नहीं है आंसर। इसका आंसर है मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी जलवायु विषुवत रेखा से दोनों ही दिशा में 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक पवन पेटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे हम, अक्षांश रेखा है ये, 0 डिग्री इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपनी पृथ्वी जो है 2 गोलार्धों में बट गई। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री से यहाँ 5 डिग्री होगा और थोड़ा सा हो जाओगे तो 10 डिग्री होगा, और दोनों तरफ ले लो ये। ठीक है, तो दोनों तरफ होता है। अब देखिए, इसी पवन पेटी में मौसम के अनुसार खिसकाव होता है, जिसके कारण मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत 6 महीने तक पवनें सागर से स्थल की ओर और पुनः 6 महीने, ठीक है, पुनः 6 महीने तक जो है स्थल से सागर की ओर चलती हैं पवनें। क्वेश्चन नंबर 10, 9, 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि बढ़ती है और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मैप बना लें। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि बढ़ती है। ठीक है, तो बढ़ती नहीं है, घटती जाती है, ऊपर तो वर्षा कम होती है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये सही है। अगर बढ़ती होता तो गलत हो जाता, तो केवल दूसरा वाला सही है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि जो है वो घटती जाती है, बढ़ती नहीं है। दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, क्योंकि उत्तर के मैदान में मानसून का प्रभाव पश्चिम बंगाल से हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर होता है और अपने प्रवेश के क्रम में पहले आने वाले स्थानों पर भारी मात्रा में वर्षा होती है तथा आगे बढ़ते हुए जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसमें ह्रास होने लगता है, जिसका परिणाम क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मानसून पवनों से वर्षा में कमी होने लगती है। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तो बढ़ेगी और पूर्व से पश्चिम की ओर घटेगी, और दक्षिण से उत्तर भारत की ओर घटती जाती है और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। तो 10 प्रश्न इसमें क्लाइमेट के ऐड किए थे, बड़े स्टेटमेंट के साथ इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, इस टेस्ट का PDF आप नाइट तक टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।